आज तमिलनाडु दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। आज असम दौरे पर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। तो वहीं किसानों का आंदोलन लगातार जारी। योगी के गढ़ पूर्वांचल में किसान महापंचायत आज नरेश टिकैत करेंगे संबोधित। तो वहीं कोरोना का कहर जारी। राजधानी में कोरोना के 200 नए मामले आए सामने, 2 की हुई मौत। नमस्कार, भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। बुलेटिन का आगाज करते हैं। गुजरात के मोटेरा स्टेडियम को पीएम नरेंद्र मोदी ने नाम पर किए जाने को लेकर विपक्ष का हमला रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दरअसल कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के हमले के बाद अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री यानी कि सीएम भूपेश बघेल ने इसे पीएम मोदी की कुर्सी जल्दी जाने का ये लक्ष्य बताया है। मोटेरा स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम करने के मुद्दे पर सीएम बघेल ने ये कहा कि यह बीजेपी की परंपरा रही है कि जब अटल जी जीवित थे तो अटल चौक उनके नाम पर बनाया गया था और जिसके बाद वह पीएम नहीं रहे, लेकिन छत्तीसगढ़ में उनके नाम पर अटल चौक अब भी है और यह इस बात की निशानी है कि मोदी जी भी जल्द ही अटल जी की तरह पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार का प्रयास लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के साथ ही लोगों के जीवन में सरकार के बेवजह के दखल को भी कम करना है, यानी कि जीवन में ना सरकार का भाव हो और ना ही सरकार का प्रभाव हो। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बेकार पड़ी सरकारी संपत्तियों को बेचकर 2.5 लाख करोड़ रुपए जुटाने की योजना पर काम कर रहे हैं। तो वहीं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2020-2021 के लिए कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों की ऑफलाइन परीक्षाएं नहीं होगी। दरअसल इस बार इन कक्षाओं के छात्रों को दी गई वर्कशीट और असाइनमेंट के आधार पर उन्हें नंबर दिए जाएंगे और साल 2020 में प्राइमरी से लेकर मिडिल लेवल तक क्लासरूम पढ़ाई न होने के चलते लिखित परीक्षा को सब्जेक्ट असाइनमेंट और प्रोजेक्ट असाइनमेंट से रिप्लेस कर दिया गया है। साथ ही दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2020 से 2021 में नर्सरी से लेकर कक्षा 2 तक के सभी विद्यार्थियों को अगले एकेडमिक सेशन के लिए सीधे अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। हालांकि केजी से लेकर दूसरी क्लास तक के विद्यार्थियों को, और आपको बता दें, मास्क और ग्रेड्स और विंटर ब्रेक असाइनमेंट और अभिभावकों के साथ ही साझा की गई वर्कशीट के आधार पर दिए जाएंगे। तो यूपी के मुरादाबाद में थाना मुगलपुरा क्षेत्र के जामा मस्जिद पुल के नीचे अवैध रूप से स्टोर किए जा रहे ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में अचानक ब्लास्ट होने से शरीफ नाम के कामगार की दर्दनाक मौत हो गई है। शरीफ की मौत के बाद मौके पर पहुंची थाना मुगलपुरा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और पुलिस छानबीन में जुट गई है। आखिर ऐसे कितना बड़ा हादसा हुआ है, उन्होंने कहा कि जिसमें एक कामगार की मौत हो गई है। पहले ये गाड़ी उतारी आ रही थी सिलेंडरों की। ये सिलेंडर जैसे उतारा एकदम तली फट गई। तली फटने के बाद वो तो इधर को नहीं आई, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। पुल ने संभाल लिया और जिसके मौत हुई है, डेड हुई है, उसका नाम है शरीफ। 3 बच्चे हैं, एक साल का, 2 छोटे छोटे हैं। किस समय का मामला है? 1 घंटा पहले का। आसपास कौन मौजूद था? आसपास 2-4 जने औरतें, वो आ नहीं रहे। मैं कह आते क्यों ना हो, जब आओ, जब मुझसे मुझे मैंने मौके पर पुलिस पहुंची? हाँ, मौके पुलिस आ गई थी। मुगलपुरे की जीप भी आ गई थी, रैपिड भी आ गई थी। अब क्या कहाँ के लिए लेके आए? आप 5वां बार रख के सिविल लाइन ले गए। तो क्या हाथों-हाथ उनकी मौत हो गई? हाथों हाथ भेजा निकला हुआ, दीवार पे चुपका हुआ वहाँ पे। रेल रिजर्वेशन की
अवैध ई टीटिंग करने वाले मास्टरमाइंड हामिद अशरफ को बस्ती पुलिस ने जेल भेजा है। दरअसल 50,000 के इनामी हामिद अशरफ पर गैर कानूनी ढंग से रेलवे टिकट का व्यापार करने का आरोप है। इससे पहले बस्ती और गोंडा पुलिस ने उसके पिता और सहयोगी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और पुलिस की गिरफ्त में यह शख्स हामिद अशरफ है। और आपको बता दें, जिसके कारनामे की गूंज भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों तक है। रेलवे के आरक्षित टिकटों को गैर कानूनी ढंग से ई टिकट के माध्यम से निकालने में यह व्यक्ति माहिर है और यह कार्य वह सॉफ्टवेयर के जरिए करता है। उन्हीं सॉफ्टवेयर को ऊंची कीमत पर रेलवे टिकट बनाने वालों को भी बेचता था और इसके अलावा ई कॉमर्स में भी सेंध मारी कर महंगे सामानों की खरीदारी करके इसकी आदतों में शुमार था। हामिद की पिछले 4 महीने से तलाश चल रही थी और पुलिस को सूचना थी कि विदेश रह रहा है और इसी बीच विदेश से भारत आते समय बेंगलुरु एयरपोर्ट पर इसे 1,55,000 के साथ गिरफ्तार किया है। और आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक बस्ती हेमराज मीणा ने इसी दौरान बताया कि हामिद शातिर किस्म का जालसाज है जो सॉफ्टवेयर के जरिए ई टिकट का गैर कानूनी धंधा करता है और लोगों को सॉफ्टवेयर बेचने का भी काम करता था। देखिए, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे थाना जो पुरानी बस्ती है इसमें एक मुकदमा लिखा गया था सन 2019 में, जिसमें उसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और एक ये जानकारी मिली थी कि एक ऐसा एक गैंग यहाँ पे बस्ती में ऑपरेट हो रहा है जिसमें एक रेड मिर्ची और एक ANMS के नाम से एक सॉफ्टवेयर बना के और IRCTC की जो साइट है उसमें थोड़ा चेंज करके और इनके द्वारा बल्क में जो टिकट है वो तत्काल टिकट बुक किए जा रहे थे। उससे इन्होंने काफ़ी बड़ी मात्रा में जो नीचे जो टिकट बनाने वाले जो एजेंट है उनको ये सॉफ्टवेयर बेचा हुआ था। करीब 1500 लोगों के द्वारा ये सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा था और इसमें जानकारी हुई थी कि एक सबसे जो महत्वपूर्ण इस गिरोह का जो सरगना है वो है हामिद अशरफ, जो कि थाना कप्तानगंज का बस्ती का ही रहने वाला है। और इनके द्वारा ये सारे सॉफ्टवेयर बना के और नीचे सुपर सेलर और सेलर के माध्यम से एजेंटों तक इनके द्वारा बेचे गए थे। इसमें हमारी टीम लगातार काम कर रही थी, लेकिन पिछले साल जब इनको जैसे ही बाकी इनके जो गैंग के मेंबर पकड़े गए थे तो ये यहाँ से भाग के और दुबई चले गए थे और तब से लगातार दुबई में रह रहे थे। बीच में आप सभी को जानकारी है कि 2020 में लॉकडाउन रहा काफ़ी दिन, तो हमारी टीम इस पर काफ़ी आगे काम नहीं कर पाई और फिर उसके बाद में इसका पूरा जो गिरोह के बारे में जानकारी लिया गया। इसमें अभी स्पेशल स्टाफ बुराड़ी थाना पुलिस ने बदमाशों के गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि घायल शिकायतकर्ता राजकुमार 15 फरवरी को अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर चंदन विहार बुराड़ी आ रहे थे और जब वह राधा कृष्ण मंदिर के पास पहुंचे तो 2 लोग लाल रंग की मोटरसाइकिल पर उनका पीछा करते हुए आए और उनके घर पर ही उन्हें मारा और साथ ही हाथ पर चाकू से वार किया, जिसके बाद मोटरसाइकिल से फरार हो गए बदमाश। और फिलहाल पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी पहचान नसीम, अमीद, नावेद और साथ ही इमरान के रूप में हुई है, जिनके पास से पुलिस ने 2 वाहन, 2 मोबाइल फोन और साथ ही ब्लेड और 1 लैपटॉप, 45 बैंक चेक और 34,000 आधार कार्ड और आपको बता दें कि पैन कार्ड, साथ ही 68 वोटर ID, 11 ड्राइविंग लाइसेंस, 18 ATM कार्ड, 4 रबड़ स्टैंप आदि बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो वहीं मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई अन्य इलाकों में स्कैमर के जरिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड की क्लोनिंग करके ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने वाली मुंबई क्राइम ब्रांच को केस में बड़ी कामयाबी मिली है और इस मामले में क्राइम ब्रांच ने सिंडिकेट के मास्टरमाइंड मोहम्मद फैज को गिरफ्तार कर लिया है। PI नंद कुमार गोपाले और उनकी टीम, इन्होंने वहाँ पे विज़िट किया। विज़िट में पता चला कि जो संशयित था मैनेजर जो वहाँ पे काम कर रहा था, उसको कुछ दिन पहले उसके मालिक ने नौकरी से निकाल दिया है, लेकिन अभी भी इसी तरह के वारदात में या अपराध में लिप्त इस तरह की इन्फॉर्मेशन थी, जिसके तहत एक रेड का आयोजन किया गया था। 3 लोगों को उसमें अरेस्ट किया गया था, जिसमें जो मैनेजर था उसका नाम था यशवंत राजेश गुप्ता, साथ में उसके और 2 साथीदार थे जिनका नाम था अजरुद्दीन अंसारी और इश्तियाक अहमद खान, तीनों भी मुंबई के रहने वाले थे। इन तीनों को जब हमने अरेस्ट किया तो अरेस्ट करने के बाद में उनसे एक स्कीमर, 9 मैग्नेटिक स्ट्रिप के कार्ड्स, साथ में 7 डेबिट कार्ड
मोबाइल्स और कैश रिकवर किए गए थे। उनके इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इनका मास्टरमाइंड जो है, जो मुंबई का ही रहने वाला है, जिसका नाम मोहम्मद फैज़ कमर हुसैन चौधरी है, और यह पूरा इसका मास्टरमाइंड होके इसको गिरोह को चलाता है। इसके बाद इन्फॉर्मेशन पे उसको भी हिरासत में लिया, उसको भी अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद आगे के इन्वेस्टिगेशन में टोटल हमने उसके बाद पूना से और मुंबई से ऐसे मिला के करीबन 8 लोगों को। तो वहीं ऑनलाइन ठगी पर शिकंजा कसते हुए हरियाणा के फरीदाबाद साइबर सेल ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गौरतलब है कि आरोपी फरीदाबाद के 3 लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना चुके हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए साइबर सेल ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर 30,000 नकदी और साथ ही 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। मामले का खुलासा करते हुए डीसीपी हेडक्वार्टर अर्पित जैन ने बताया कि आरोपी दिल्ली के रहने वाले हैं और दोनों ही आरोपी पिछले 1-1.5 साल से ऑनलाइन ठगी करने में सक्रिय थे। वहीं उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कच्चे लालच में ना फंसे, किसी भी ऑनलाइन लिंक को खोलते समय सावधान रहे और किसी को अपना OTP ना बताए, और तभी साइबर ठगों से बचा जा सकता है। में SHO बसंत के नेतृत्व में ASI नरेंद्र, HC नरेश, FC वीरपाल, हेड कांस्टेबल दिनेश, इन सब ने मिलके 2 लोगों को पकड़ा है, जो कि एक RBL बैंक है। तो वहाँ जो भी कस्टमर थे उनको कॉल करते थे, उनसे पूछते थे कि कोई कैशबैक का उनको स्कीम देते थे कि 10,000 रुपये का आपके पास कैशबैक है, और फिर उनसे OTP डिटेल्स और अन्य जो डिटेल होते हैं कार्ड्स के वो ले लेते थे और उससे शॉपिंग करते थे ऑनलाइन ये लोग, और जो भी सामान इनको मिलता था उसको बेच देते थे, और वो पैसे अपना मौज उड़ाने में इन्होंने यूज़ करते थे उसको। मध्य प्रदेश में सरकारी अस्पतालों के हाल कैसे हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। तो वहीं मध्य प्रदेश के शिवपुरी के जिला अस्पताल सहित तहसीलों के अस्पतालों में आए दिन लापरवाही उजागर होती रही है, और अब फिर एक बार शिवपुरी जिले के बदरवास तहसील का अस्पताल सुर्खियों में है। दरअसल ये नज़ारा जिले के बदरवास स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां बीते रोज स्टाफ के ड्यूटी रूम का वायरल वीडियो अस्पताल में शांति बनाए रखने के लिए नियमों को तार तार करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ न सिर्फ नर्स बल्कि डॉक्टर ड्यूटी रूम में टेबल पर सजे नाश्ते के बीच फिल्मी गानों को धुन पर ठुमकते लगाते हुए नजर आ रहे हैं। डांस करते हुए कर रही है, क्या मामला है सर? कहाँ डांस कर रही हैं? सर ये कोई वीडियो वायरल हुआ है सर, उसमें नर्स डांस करते हुए दिखा रही हैं बदरवास अस्पताल में। भाई वो मेरी जानकारी में नहीं आया है, आपने बताया है तो उसकी जानकारी लेता हूँ। वीडियो कौन सा है उसे भेजें। तो इस पर कोई सर अभी तक आपको कोई मामला संज्ञान में नहीं है? जी नहीं। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के उमरी थाना अंतर्गत खरीका गांव में धर्म और आस्था के नाम पर अग्रह के बीच हट योगी संत बैठे थे, और जिनका फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया है। दरअसल जैसे ही इनकी भनक स्थानीय पुलिस को लगी, वैसे ही उमरी थाने से सब इंस्पेक्टर विश्वनाथ मिश्रा दल बल के साथ खरीका गांव पहुंच गए और बाबा को मौके से उठाकर थाना भेजा। उमरी थाना प्रभारी दीपेंद्र सिंह यादव ने बाबा को समझाइश देकर हुए कहा है कि धर्म के नाम पर अंधविश्वास जैसी हठ योग साधना आगे से नहीं होनी चाहिए। रहे थे साहब जी, तो धोनी अपनी तपस्या करती है साहब धोनी जी, तो प्रशासन पहुंचा थाने से, दरोगा जी पहुंचे, बोले धोनी बंद कर दो, ये कानून के अंतर्गत नहीं है। तो हम साहब बात मान के खड़े हो गए। हमने साहब अब ऐसा नहीं करेंगे, हमको साहब मालूम नहीं रहती कि आपको मतलब इसमें वो होएगी। हम साहब हट गए वहाँ से, हमने साहब चले जाएंगे। क्या नाम है आपका? ब्रजेश तिवारी। कहाँ से? तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। पंजाब के बरनाला में बाजवा पत्ती में बने गुरुद्वारा साहिब में अचानक आग लग जाने से हड़कंप मच गया। दरअसल गुरुद्वारा साहिब में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट से लगी आग इतनी भीषण थी कि आग में गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप अग्नि की भेंट चढ़ गया है। बता दें आपको, गुरुद्वारा साहिब में 9 गुरु ग्रंथ साहिब स्वरूप स्थापित थे, जिसमें से 8 को सुरक्षित बचा लिया गया है और वहीं गुरु ग्रंथ साहिब के एक पवित्र स्वरूप अंग और पूरी पालकी जल गई है। और आपको ये भी बता दें कि गुरुद्वारा साहिब के हॉल में लगी आग से सभी सामान जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। बड़ी दुखदाई घटना हुई है। गुरुद्वारा साहब बाजवा पत्ती गुरु साहब के अंग अग्न भेंट हुए ने। इन्हों तुरंत फायर ब्रिगेड इत्थे आ गई सी, पर उन्होंने आने तो पहला महल्ला निवासियों ने इहदा जिंदरा तोड़ के अपना अग नूं बुझा दिता सीगा। ते तुरंत उस तो बाद मैं पहुँच गया, साडे मेरे तो पहला साडे SHO साहब पहुँच गए, साडे SP साहब PVI ते PCR दी टीमां इत्थे हाज़र हैं। ते जो अग्न भेंट हुए अवशेष बचे ने उन्होंने असीं गुरुद्वारा साहब सिंह सभा पहुँचा दिता है। जी उन्होंने दस्सण के मुताबिक कि जिहड़े इत्थे होर जिन्होंने बुझाई है कि पहला ट्रांसफार्मर ते पटाका पिया हैगा दा शॉर्ट सर्किट होया, फिर उस तो बाद अंदर अग लगी है। तो इन्होंने जिंदरा तोड़ के महल्ले वाले ने, क्योंकि सेवादार इत्थे है नहीं सीगा उस टाइम पर, जिंदरा तोड़ के फिर ये बुझाया। बाकी इहदे लई बिजली बोर्ड की टीम तो फोरेंसिक टीम पहुँच रही है, असल कारण वो क्लीयर कर देंगे। मैं इत्थे बाजवा पत्ती रहना, सामने इत्थों जो लंघन लग्या सामने मतलब बहुत धुआं ते लाटां निकलियां। मैं अपनी स्कूटरी खड़ा के भज के असीं आए, इकट्ठे होकर असीं गेट तोड़िया। अंदर बहुत ज़्यादा अग लग चुकी सी जी। सामने पालकी साहब सारा स्वरूप मतलब ये अग्न भेंट हो चुके हैं। तो बड़ी मुश्किल के नाल अंदर जाके फिर उपरों शीशे भन्ने दरबार दे जाके फिर गैस बहुत बन चुका सी। उस तो बाद सारे मन्ने ने इकट्ठे होकर पानी पा के मतलब उत्ते काबू किया, कंट्रोल किया जी। गड्डी आई सी मौके पर, उस तो पहले ही सारे महल्ले वाले ने अपनी मतलब हिम्मत के नाल इकट्ठे होकर पानी पा के मतलब उन्होंने कंट्रोल करना हो सकता है अग लगन दा। खबर पंजाब के बरनाला से आपको दिखा रहे हैं, जहां बाजवा पत्ती में बने गुरुद्वारे साहिब में अचानक आग लग जाने से हड़कंप मच गया। गुरुद्वारा साहिब में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि शॉर्ट सर्किट से लगी आग इतनी भीषण थी कि आग में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप अग्नि की भेंट चढ़ गया। तो वहीं यूपी के बांदा जिले में दुबे का पूर्वा गांव में आधा दर्जन डकैतों ने एक किसान परिवार के घर पर धावा बोल दिया है। दरअसल अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर परिवार के सदस्यों को मारा, पीटा और बंधक बना दिया। बदमाश किसान परिवार के घर में रखे लाखों के जेवर और नकदी लूटकर फरार हो गई। घटना की जानकारी के बाद गांव में दहशत फैल गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में पड़ताल शुरू कर दी है। आज थाना मरका में प्रातः ये सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के ग्राम कुसमेलपुरवा मजरामबाऊ के रहने वाले संतोष गौतम के घर पर कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा घर में घुस करके उनके परिजनों के साथ मारपीट की गई है तथा लूटपाट की भी बात बताई गई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। परिजनों को बेहतर चिकित्सा के लिए उन्हें तत्काल जिला अस्पताल भिजवाया गया तथा अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही तहरीर प्राप्त हो जाएगी उसके अनुरूप। तो वहीं यूपी के सिद्धार्थनगर में चिल्लिया बड़पुर मार्ग में गड्ढों की वजह से राहगीरों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि चिल्लिया बड़पुर मार्ग जिसकी लंबाई 10 किलोमीटर है और फिर भी लगभग 20 सालों से इस मार्ग का शुद्धिकरण नहीं हो पा रहा है, जबकि यह मार्ग बाईपास होकर कपिल वस्तु नेपाल को जोड़ता है। इस रास्ते से टूरिस्ट की गाड़ियां भी आती जाती हैं, लेकिन फिर भी विभागीय उदासीनता के कारण इस मार्ग का अब तक किसी ने हाल तक नहीं जाना है, जबकि इसी रास्ते से अधिकारी और नेता बराबर आते जाते हैं, लेकिन इस रोड की हालत शायद किसी को दिखाई नहीं दे रही है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं भी होती रहती है और लोग चोटिल भी होते हैं, लेकिन फिर भी इस रास्ते का शुद्धिकरण नहीं हो पा रहा है। वहीं इस सड़क पर चलना कितना मुश्किल है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बाइक से मात्र 10 किलोमीटर का सफर तय करने में घंटों का वक्त लग जाता है।
बैठपुर जाएंगे। ये रास्ता आपको कैसा लगा? ये रास्ता बहुत खराब लगा है। जैसे कि अब हमें कहीं इमरजेंसी में जाना हो तो यहाँ से 1 घंटे के करीब लगेगा जाने में, जो 10 मिनट का रास्ता है। अच्छा, मतलब 10 मिनट के रास्ते में 1 घंटा लग जाएगा चलने में। तो रास्ते में गड्ढे बहुत खतरनाक है सर। गड्ढे ज़्यादा हैं। तो आप चिल्हिया से आ रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है इस रोड पे चल के? सर बहुत बुरा लग रहा है। इसका हालत तो बहुत ख़राब है। इतना दयनीय है कि इतना पतला रास्ता है और इतना टूट गया है सड़क कि जो है चलने लायक नहीं है पैदल। और इस पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं रात दिन, इसलिए टूट के एकदम ख़त्म हो गया है। और रास्ता भी बहुत पतला है। तो वहीं हरियाणा सरकार ने लोगों को ऊर्जा बचत के प्रति जागरूक करने के अभियान शुरू किया है। आपको बता दें कि लोगों को जागरूक करने के लिए विभाग ने ऊर्जा संरक्षण वैन चलाने का फैसला किया है, जो पूरे प्रदेश में घूमकर लोगों को बिजली बचत के तरीके के बारे में जागरूक करेगी। वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने बताया कि कार ने बिजली बचत करने के लिए प्रदेश में सोलर ऊर्जा आधारित करीब 5000 ट्यूबवेल लगवाए हैं और इसके अलावा लोगों को उच्च क्षमता वाले उपकरणों का इस्तेमाल करने के लिए भी जागरूक कर रहे हैं। लेकिन इस साल कोविड की वजह से हमारी ये इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा धीरे हो गया है, तो इस साल की जो कम रही है उसको देखते हुए अगले साल 21-22 की हम टारगेट अभी बना रहे हैं। और जो बजट सेशन होगा उसमें हमारे डिपार्टमेंट के बजट में वो रिफ्लेक्ट होगा। कुछ सोलर पंप देने की थी सर योजना सरकार की, लगा दिए हैं। 5000 के करीब सोलर पंप लगा चुके हैं जी। तो मैंने ये भी कहा है सोलर पंप लगाने की वजह से कितने बिजली उससे उत्पादन हुआ जो ग्रिड से लेके कंपनियों से लेके नहीं किया। अगर कम बिजली हमसे नहीं लेते हैं तो वो एक तरह से सरकार की सब्सिडी की बचत है, क्योंकि जब बिजली कंपनियों से फार्मर बिजली लेता है तो उसके ऊपर सरकार सब्सिडी देते हैं जी। अगर वो अपना बिजली खुद उत्पादन करने लगेंगे, जितना वो उत्पादन करते हैं उतना बिजली हमसे नहीं लिया तो उतना सब्सिडी घटेगा। तो जानकारी मांगी आपने? हाँ, तो मैंने जानकारी मांगी है ताकि लोगों के सामने ये बात हम रख सकें कि ये अच्छे। तो वहीं बिजनौर में भ्रष्टाचार के काले खेल का मामला सामने आया है, जहां पर मानसिक रूप से बीमार परिवार को आज तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से पूरा परिवार छप्पर के मकान में रहने को मजबूर है। बारिश में इस परिवार की हालत और ज्यादा बदतर हो जाती है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि छप्पर और पन्नी के मकान साफ तौर पर भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं। पूरा मामला जनपद बिजनौर के हरवली गांव का है, जहां पर दलित बस्ती में कलावती नामक विधवा महिला रहती है, जो अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है, जिसको आज तक ना तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल पाया है और ना ही किसी और कल्याणकारी योजना का लाभ मिल पाया है। हालांकि 70 साल की इस महिला ने अपने जीवन में कई सरकारों का कार्यकाल देखा है, लेकिन कुछ भ्रष्टाचारी अधिकारियों के कारण इस महिला को आज तक सरकार की किसी योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। हालांकि विधवा महिला का पूरा परिवार मानसिक रूप से बीमार है और बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहा है। हम तो यही कह रहे थे आर्या आता अब लोग ही नहीं आया। आपने ग्राम प्रधान से शिकायत नहीं करी इस चीज? बतेरी करी क्या दे में तो आना यो है वो हो, हम क्या शिकायत करें? किसी अधिकारी से मुलाकात की? हमारी कोई हम तो ना जान है। ग्राम प्रधान ने क्या कहा आपको? हमारे लिए तो यही भगवान है जो एक दिन आ गए थे हमारी हालत को देखकर। इन्होंने हमें बहुत कुछ कहा। ग्राम प्रधान से बात नहीं हुई आपकी? इनसे हुई, इन्होंने कह दिया ना है और अब तक कुछ नहीं हमारे लिए। क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? यो है हमारा बैठना उठना तो सही हो जाए, जो दुनिया में आ रहा हमारा भी परिवार है। दलित बस्ती है, इस बस्ती में ये बहुत ही गरीब परिवार है और बहुत दिनों से हमने कई बार प्रयास किया इनका नाम सूची में लिखवाने का, लेकिन समझ में बात नहीं आती कि क्यों नहीं इनका मकान बन पाता, जबकि मकान बनने के पहले लाभार्थी हैं, पात्र व्यक्ति हैं, और समझ में बात नहीं आती। बार बार मकानों की सूची आती है, इनका नाम ही नहीं आता है, जबकि इन्हें ये मकान 20 वर्ष पहले मिल जाना चाहिए था। अभी आपने देखा ही, अभी ये पन्नी की छत बना कर रह रहे हैं। ऐसे में बरसात में, सर्दी में, गर्मी में, इस मौसम में रहते हैं, मगर इनको आज तक इनकी किसी ने नहीं सुनी। और आज योगी जी की सरकार है, प्रधानमंत्री योजना से बहुत अच्छे मकान आ रहे हैं, इनका मकान आना चाहिए था। हमारा तो आप सबसे निवेदन मीडिया के माध्यम से है
कि सरकार तक इसकी बात पहुँचे, इस दलित परिवार को मकान मिले। क्या आपने तो वहीं नवोदय विद्यालय नेचाना में कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु परीक्षा ली गई है, जिसके लिए 2 सेंटर बनाए गए हैं। और आपको बता दें कि रेवाड़ी जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय छात्र और नवोदय विद्यालय नेचाना में यह परीक्षाएं आयोजित की गई थी। प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय नेचाना ललित कालड़ा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय छात्र रेवाड़ी में 323 छात्र और नवोदय विद्यालय नेचाना में 352 छात्रों ने परीक्षाएं दी है। उन्होंने ये भी बताया कि कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए प्रातः 10 बजे से 10:45 तक थर्मल स्क्रीनिंग के माध्यम से सभी छात्रों का शरीर का तापमान लिया गया और उनके हाथ सैनिटाइज करवा कर सुबह 11 बजे परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में भेजा गया। तो आपको बता दें कि सरकार की हिदायत अनुसार कल खैरपुर स्थित प्राइमरी स्कूल सहित जिला भर के प्राइमरी स्कूलों में कक्षाएं शुरू हो गई है। और वहीं आपको ये भी बता दें कि तीसरी से 5वीं तक के बच्चे करीब 11 महीने बाद स्कूलों में पहुंचे। बच्चों को स्कूल छोड़ने आ रहे अभिभावकों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। बच्चों के हाथ सैनिटाइज करवाकर उन्हें कक्षाओं में भेजा गया। कक्षाओं में भी सोशल डिस्टेंस से बच्चों को बैठाकर पठन पाठन का कार्य शुरू किया गया। स्कूल पहुंचे बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला। हालांकि ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो गई, लेकिन ऑनलाइन कक्षाएं भी जारी रहेगी। स्कूल आने वाले बच्चों को अभिभावकों से सहमति प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य किया गया है। तो वहीं कोरोना महामारी के चलते बीते 11 महीनों से बंद पड़ी तीसरी से 5वीं तक की कक्षाएं बुधवार से फिर से शुरू हो गई है। लंबे समय से पहले दिन स्कूल आने वाले बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। हालांकि पहले दिन बच्चों की कक्षा काफी कम रही। और तो हरियाणा के पलवल से आपको एक खबर दिखा रहे हैं, जो हरियाणा में खुले तीसरी से 5वीं तक के स्कूल है। और पहले दिन जो बच्चे पहुंचे थे उनकी जो संख्या थी वो काफ़ी कम रही थी। स्कूलों में बच्चों के हाथ को सैनिटाइज करवाकर और मास्क लगवाकर बिठाया गया है। और साथ ही आपको ये भी बता दें, उनका टेम्परेचर भी चेक किया गया है। देखिए जी, काफ़ी समय के बाद स्कूलों को सरकार के द्वारा खोला गया है, तो हम सरकार द्वारा जारी सारी गाइडलाइनों को पूरा कर रहे हैं। पहले हमने स्कूल को सैनिटाइज कराया है, उसके बाद बच्चों को बैठने के लिए उचित दूरी की व्यवस्था कराई है ताकि बच्चे कोरोना से बच सकें। बच्चों को मास्क पहनना अनिवार्य है। इसके अलावा पेरेंट्स से बच्चों का परमिशन लेटर भी लिखवाया गया है और पेरेंट्स को ये कहा गया है कि जैसे सरकार की गाइडलाइन है कि बच्चों को हेल्थ डिपार्टमेंट से अपना सर्टिफिकेट बनाकर आना है और 3 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए। उसके प्रति भी हमारे पेरेंट्स हैं वो जागरूक हैं और इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। जो बच्चे इस पर हेल्थ चेकअप को नहीं करा कर आ रहे हैं उनको स्कूल में बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है। उसके बाद स्कूल में आने के बाद बच्चों को हैंड सैनिटाइज कराया जा रहा है, उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है और उसको एक समीक्षा ऐप है उस पर भी डाउनलोड किया जाएगा ताकि सारी रिपोर्ट सरकार तक पहुंच सके। सभी बच्चों को जैसे सुबह आए थे सभी बच्चों को सैनिटाइज, हाथों को सैनिटाइज किया गया सब बच्चों को। और उसके बाद उनको क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग, क्लास को सैनिटाइज किया गया है और 9:30 बजे से 1:30 बजे तक बच्चों का स्कूल रहेगा। बाकी अपनी तरफ से सभी स्कूल से मैं अनुरोध करूंगा और हम तो कर ही रहे हैं कि भाई सभी जितनी भी कोविड-19 के तहत जितनी भी निर्देश दिए गए हैं हेल्थ डिपार्टमेंट से या जहां से भी, सभी का पूरी तरीके से पालन। नमस्कार भारत के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।